देश की मौजूदा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर का नाम चौंकाने वाला है, क्योंकि आज की पीढ़ी इस नेता के नाम से परिचित नहीं है। लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के नाम का शोर है। जेडीयू से लेकर बीजेपी तक कर्पूरी के नाम का पहाड़ा पड़ रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि कर्पूरी इतने जरूरी कैसे हो गए? क्या कर्पूरी ठाकुर तमाम पार्टियों के लिए राजनीतिक मजबूरी बन गए हैं? क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी 400 प्लस सीटों का सपना साकार करना चाहती है? मंगलवार रात को घड़ी में 8 बजने वाले थे और हमेशा की तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने रात 8 बजते बजते देश को चौंका दिया। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जो लोग हैं बड़े पैमाने पर देखते थे, तो ऐसे में यह फैसला अति पिछड़ी जातियों के लिए बीजेपी की तरफ से भी बहुत बड़ा फैसला है, उनको लुभाने के लिए। भारत में राम मंदिर यानी कमंडल का शोर अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि मंडल यानी पिछड़ा शब्द का शोर चारों दिशाओं में गूंजने लगा। 22 तारीख को रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया। और 23 तारीख को जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक पहले भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बिहार की राजनीति में कर्पूरी शब्द का मतलब क्या है, उन्हें बुधवार सुबह आई इन तस्वीरों के जरिए समझिए। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई हैं। पटना की मुख्य सड़क के बीचों बीच एक सजा हुआ ट्रक खड़ा है। ट्रक खड़ा करने का मकसद स्टेज बनाना है। दरअसल पटना में बीजेपी ने दफ्तर के बाहर ये मजमा लगाया है, जहां सड़क पर ही कुर्सियां रख दी गई। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछा कि आखिर उन्होंने पटना में बीच सड़क को क्यों जाम कर रखा है, तो जवाब सुनिए। सड़क पे क्यों है, जाम क्यों कर रहे हैं सड़क? बीच सड़क पर इसलिए उतरे हैं कि हमको मैदान देकर भी मैदान नहीं दिया गया। मैदान की स्वीकृति देने के बाद भी मैदान नहीं दिया गया। ये अराजक हमें क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे मैदान को जदयू के लोगों ने घेर रखा है। हम लोगों ने 5 दिन पहले सरकार से आग्रह किया था, जदयू के लोगों से आग्रह किया था कि हमारा आज का 24 तारीख का मैदान बुक है, आप उसे खाली कर दे। सुन रहे हैं आप, पटना में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीतिक घमासान इसलिए मचा है क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि उनकी 100वीं जयंती के कार्यक्रम के लिए जो मैदान मिला था, उस पर जेडीयू ने कब्जा कर रखा है। दरअसल बिहार में अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर कार्यक्रम कराने के लिए सभी पार्टियों में होड़ मची हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी या फिर जेडीयू। सभी ये साबित करना चाहते हैं कि वे कर्पूरी ठाकुर के सबसे ज्यादा साथ हैं, उनके सबसे ज्यादा करीब हैं। सवाल यह है कि कर्पूरी ठाकुर के जरिए कौन सी सियासी चाल चली जा रही है? क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने बाजी मार ली है? पिछड़ों की राजनीति के लिए कर्पूरी ठाकुर कितने जरूरी हैं? क्या राजनीतिक मजबूरी की वजह से कर्पूरी के नाम पर हर खेमे में क्रेडिट लेने की होड़ मची है?
इन सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले देखिए कि कर्पूरी ठाकुर पर हुए एबीपी न्यूज सी वोटर का त्वरित सर्वे क्या कहता है। हमने सवाल पूछा था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला क्या मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। 58% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 20% लोगों ने नहीं कहा। 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। एबीपी न्यूज और सी वोटर के त्वरित सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान से किसका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच कर्पूरी ठाकुर की उस राजनीति को समझना जरूरी है जिसे साधने की कोशिश की जा रही है। कर्पूरी ठाकुर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अति पिछड़ों के मसीहा माने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वो कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने सबसे पहले देश में ओबीसी आरक्षण को लागू किया था। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ी जाति के वोटरों को एकजुट किया था। तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के गांव से आई हैं, जहां उनके जन्म शताब्दी कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे, और भारत रत्न का तो अब हो ही गया। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर में मौजूद थे, तो दूसरी तरफ पटना में आरजेडी कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही थी। आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी साथ है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का कार्यक्रम अपने अपने तरीके से मनाया जा रहा है ताकि क्रेडिट लेने में कोई कमी न रह जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो मिला है उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। सीधे तौर पे माना जाए कि कर्पूरी जी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, उनके वैचारिक गुरु थे कर्पूरी जी, नीतीश जी और स्वयं डिप्टी सीएम साहब ने, आप लोगों को याद होगा 2-2.5 बरस पूर्व प्रधानमंत्री जी के समक्ष पुरजोर तरीके से मांग रखी। बहुत कम लोग जानते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच 90 के दशक में दुश्मनी का जो बीज पड़ा था, उसके केंद्र में कर्पूरी ठाकुर ही थे। अरुण सिन्हा अपनी किताब नीतीश और उभरता बिहार में लिखते हैं कि साल 1992 में लालू यादव ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का मन बनाया, मगर नीतीश कुमार को लगा कि लालू यादव कर्पूरी ठाकुर का जो फार्मूला है इसको दरकिनार करके आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में खटास की शुरुआत हुई, जो फिर आगे बढ़ती हुई चली गई। हालांकि नीतीश कुमार खुद को कर्पूरी की सियासत का सबसे बड़ा वारिस मानते हैं, और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की सियासी विरासत को नीतीश ने अपने कार्यकाल में आगे बढ़ाने का काम किया है। साल 2005 में नीतीश कुमार विधानसभा आए थे और सीएम बने थे। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में अपना एक वोट बैंक तैयार करना शुरू कर दिया और अपनी सियासत को पूरी तरह अति पिछड़ा वोट बैंक पर फोकस कर दिया। नतीजा ये हुआ कि नीतीश बिहार में बेहद मजबूत हो गए। कैसे, उसे समझने के लिए आप इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। नई जातीय गणना के मुताबिक बिहार में 36% अति पिछड़ी जाति के लोग हैं।
और इनका वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो पाएंगे कि साल 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन को 35%, जबकि एनडीए यानी जेडीयू बीजेपी महागठबंधन को 25% अति पिछड़ा वोट मिला था। लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की एंट्री के साथ ही तस्वीर बदल गई। 2005 में आरजेडी गठबंधन को 22% और एनडीए गठबंधन को 48% अति पिछड़ा वोट मिला था, जबकि 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन को सिर्फ 13% और एनडीए गठबंधन को 55% अति पिछड़ा वोट मिला। पूरे तौर पर नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की थी। साल 2007 में बिहार सरकार ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा था। उस वक्त बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। इसके बाद नीतीश ने 2014, 2018 और 2021 में भी भारत रत्न देने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत मिलना चाहिए हम लोगों को, ये लगता है। अब लोहिया जी को तो दिया ही नहीं, उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन कर्पूरी जी के बारे में तो मांग करने में क्या दिक्कत है? बहुत लोगों को मिला है तो अटल जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब आपके मन में सवाल होगा कि कर्पूरी ठाकुर ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो अति पिछड़ों के नेता बने और केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न से नवाज रही है। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। चलिए अब आपको कर्पूरी ठाकुर के कुछ बड़े फैसलों के बारे में बताते हैं। बिहार की सत्ता में रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले पिछड़ों के लिए 26% आरक्षण लागू किया था। सभी विभागों में हिंदी को जरूरी बताया था। उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया था। 10वीं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटाया था। 9000 इंजीनियर और डॉक्टर को नौकरी देने का काम किया था। ये हमेशा माना गया कि जो समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं वो एक तरीके से इन अगड़ी जातियों के साथ कदम ताल मिला करके नहीं चल सकते। ऐसे में जो कर्पूरी ठाकुर ने उनको जो पिछड़ों को आरक्षण देने का फैसला किया, जो लागू किया, वो उनको उस वर्ग को, वंचितों को बाकी लोगों के बराबरी लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। कर्पूरी ठाकुर की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। उनकी निजी जिंदगी की चर्चा किए बिना उनकी कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती। कर्पूरी ठाकुर वो शख्स थे जो राजनीति के लिए मिसाल बन गए। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, करीब 30 सालों तक राजनीति करते रहे, लेकिन अपने लिए एक घर तक नहीं बनाया। पीछे छोड़ गए थे तो एक झोपड़ी। तस्वीरें देखने पर आपको ये बिहार का एक आम गांव लग सकता है, लेकिन इसी समस्तीपुर के पितौंजिया गांव में पैदा हुए थे कर्पूरी ठाकुर। यजमानी कर्पूरी ठाकुर के परिवार का पुश्तैनी काम था। पितौंजिया अगड़ी जाति के धनवानों का गांव था। अगड़ों की आबादी 2/3 होने की वजह से यहाँ पे अगड़ों का ही वर्चस्व था। 24 जनवरी 1924 को जन्मे कर्पूरी ठाकुर के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। बताते हैं कि वो भूखे पेट ही और नंगे पैर ही स्कूल जाया करते थे। कभी बासी भात तो कभी चना भूजा खाकर काम चलाते थे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। इसी घर में कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 को पैदा हुए थे। तब ये कच्चा मकान था, अब इसको अच्छे तरीके से बना दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर साधारण परिवार में जन्मे थे। हमेशा वो जो है कांग्रेस विरोधी राजनीति किए और राजनीति में अपना मुकाम हासिल किया। साल 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। 1967 में बिहार के डिप्टी सीएम बने थे और 3 साल बाद 1970 में पहली बार अति पिछड़ा वर्ग का कोई शख्स बिहार का सीएम बना था। 1977 में कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन राज्य का मुखिया बनने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर ने सादगी का साथ नहीं छोड़ा था।
चुनाव जीतने के बाद भी कर्पूरी ठाकुर रिक्शे पर चला करते थे। कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक किस्सा मशहूर है। विधायक बनने के बाद एक बार एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनकर उन्हें ऑस्ट्रिया जाना था और उनके पास कोट नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्त से कोट मांगा, लेकिन वो फटा हुआ था। कर्पूरी वही फटा हुआ कोट पहनकर विदेश गए थे। उन्होंने बहुत ही साधारण जीवन जीते हुए एक तो राजनीति में इतनी ऊंचाई तक अपनी जगह बनाई और पूरा जीवन एक बेदाग राजनीतिज्ञ का जीवन उन्होंने जिया। उनके जो रिश्तेदार हैं, कभी वो मदद के लिए आए तो उनको किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, कोई गैर ज़रूरी फ़ायदा उन्होंने कभी नहीं दिया। उनकी बेटी की शादी के बारे में किस्से आते हैं कि कितनी सादगी से उन्होंने उसकी शादी की